ऑलराइट, तो आज हम सर्किट स्टार्ट करेंगे और जो एसी सर्किट्स हैं उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला सर्किट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका एसी वोल्टेज, राइट। एसी वोल्टेज क्या अप्लाइड टू प्योर रेजिस्टेंस, सिर्फ एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस हो उस पर हम अगर एसी वोल्टेज अप्लाई करें तो कैसा क्या आएगा, कैसे बनेगा सर्किट, राइट। तो सबसे पहले हम सर्किट ड्रॉ करते हैं, उसके बाद जो क्वांटिटीज इसमें यूज़ होंगी वो लिखेंगे। देखो एसी वेव बना दी मैंने, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, राइट। उसके बाद आगे क्या आएगा, किस में अप्लाई कर रहे हैं एसी वोल्टेज, रेजिस्टेंस में। ये रेजिस्टेंस आ गया आपके पास, राइट। जस्ट मिनट, नहीं ठीक है, डायग्राम इज ओके, राइट। यहाँ पे जो वोल्टेज अप्लाई हो रही है E इज इक्वल टू क्या हो रही है, ई एम साइन ओमेगा टी। ये मैं पहले बता चुका हूँ। कौन सी, यहाँ से आई करंट निकलेगा, ये आई करंट यहाँ से जाएगा, ये रेजिस्टेंस हो गया R, ठीक है। ये आई करंट इसमें वापस आएगा, तो ये करंट इसके अंदर घूमता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्वांटिटीज़ जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे उनको डिफाइन करते हैं, राइट। तो सबसे पहले जो क्वांटिटी हम यूज़ कर रहे हैं ई क्या है आपकी, इंस्टेंटेनियस कौन सी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो इंस्टेंटेनियसली किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, ठीक है। किसी क्षण पे जो वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो वो आपकी ई है, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, राइट। आर क्या है इसमें, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, ठीक है। आप एसी वोल्टेज जैसे आप घर में आप बल्ब को कनेक्ट कर रहे हो तो ये उसका सर्किट हो गया, ठीक है। रेजिस्टेंस अप्लाइड, रेजिस्टेंस इन एसी सर्किट, जो एसी सर्किट के अंदर आप रेजिस्टेंस ले रहे हो। अच्छा, आई जो करंट फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो करेगा, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन सा करंट आएगा इसमें, इंस्टेंटेनियस करंट आएगा, राइट। मैं पहले बता भी चुका हूँ, जो स्मॉल क्वांटिटीज़ होती हैं वो इंस्टेंटेनियस क्वांटिटीज़ होती हैं, यानी किसी क्षण पे जो वैल्यू होती है वो इंस्टेंटेनियस करंट, राइट। अब देखिए ई को मैंने कैसे डिफाइन कर रखा है, ई एम साइन ओमेगा टी। ये मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर के अंदर। ई एम क्या है इसमें, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं इसको, एंगुलर स्पीड भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, टी क्या है, टाइम, और ये साइन फंक्शन है आपके पास, तो ये आपका हो। तो अब देखो इस सर्किट के अंदर ये नेगेटिव मानो ये पॉजिटिव मानो, हाफ साइकिल के अंदर जो पॉजिटिव हाफ साइकिल फ्लो कर रही है, तो नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बढ़ रही है वोल्टेज, तो बढ़ रही है तो उसको हम क्या लिखेंगे, प्लस ई। इसमें अप्लाई करो केवीएल, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जैसे हमने डीसी सर्किट्स के अंदर अप्लाई किया था केवीएल, वैसे ही एसी सर्किट्स में अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो प्लस ई, वोल्टेज कहाँ से, नीचे से ऊपर, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव पे अगर आप जा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ रही है, तो उसको हम क्या लिखते हैं, प्लस, ठीक है। फिर से मैं उन्हीं लॉजिक्स को यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये करंट निकाला इसने, करंट गया आगे 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 गया करंट, अब करंट कहाँ पे, यहाँ पे जाके करंट को क्या मिला, क्या मिला करंट को, रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस के अंदर जब करंट जाएगा तो रेजिस्टेंस क्या करेगा, इसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये क्या करेगा, जो ये प्रेशर पीछे से बनाया वोल्टेज ने उसको प्रेशर को कम करने की कोशिश करेगा। अगर प्रेशर को कम करेगा तो क्या आएगा यहाँ पे, प्रेशर ड्रॉप, यानी वोल्टेज ड्रॉप, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव यहाँ वोल्टेज ड्रॉप हो रही है। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग जब वोल्टेज ड्रॉप होती है तो उसको क्या लिखते हैं हम, ई माइनस, सीधा सीधा सपोज करो ये वी वोल्टेज है तो ई माइनस वी, उसके आगे देखिए कुछ है ही नहीं सर्किट के अंदर, तो सर्किट क्या कंप्लीट। तो सारा जितना वोल्टेज राइज होता है सर्किट के अंदर उतना ही वोल्टेज अगर फॉल हो जाता है तो नेट वो क्या हो जाता है, जीरो। तो केवीएल हमने अप्लाई कर दिया। अब वी की रख दो वैल्यू। अब ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, वी इक्वल टू क्या होता है, बताओ मेरे को, आई मल्टीप्लाइड बाई आर, करंट गुना में रेजिस्टेंस, ये ओम्स लॉ होता है। तो ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रख दो, दैट्स इट, सिंपल। ई माइनस आई आर इक्वल टू जीरो। तो आई आर किसके बराबर आ गया, ई के बराबर, और आई किसके बराबर आ गया, ई बटा आर। ये जो गुना में था यहाँ पे आर, इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अब ई की वैल्यू पुट कर दो, ई क्या था अपने पास, ये था ई। तो ई की वैल्यू अगर आप पुट करोगे तो आई की वैल्यू क्या आ गई, आई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी बटे में आर, राइट। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई एम बटा आर को जो मैक्सिमम वैल्यू है वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, उसको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लिख सकता हूँ। तो आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी,
तो आई की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, आई एम की वैल्यू क्या होगी, इज इक्वल टू ई एम बटा आर। ठीक है, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब देखो आपको एक एक्सप्रेशन से आपको वोल्टेज अप्लाई, वोल्टेज जो आपने कर रखी है वो ये होगी आपकी। ठीक है, इसको 1 लिख लीजिए। करंट जो है आपका वो ये आ गया। ठीक है, ई एम बटा आर साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, ये सेकंड एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इनको प्लॉट करना है, वेव फॉर्म्स बनानी है। तो देखिए वेव फॉर्म्स बनाने का क्या तरीका क्या है, फिर से आप ऐसे ले लीजिए। एसी क्वांटिटीज को प्लॉट करने का तरीका क्या होता है, जस्ट अ मिनट, राइटिंग थोड़ी साफ नहीं आ रही। तो देखिए सबसे, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा और साफ बनाना पड़ेगा। राइट, एसी मतलब वेव फॉर्म्स पे ही चलता है सारा काम। अगर आपको वेव फॉर्म समझ में आ गई तो आपको हर चीज़ समझ में आ गई एसी सर्किट्स के अंदर। देखो ग्राफ के अंदर ये क्या होगी, वाई एक्सेस होगी, ये कौन सी होगी आपकी एक्स एक्सेस होगी, ये क्या हो गया आपका ओरिजिन, यहाँ से स्टार्ट हो रही चीज़। तो जो वोल्टेज है वो क्या है, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। तो कौन सा कर्व फॉलो कर रहा है, वो साइन कर्व फॉलो किया कि उसने। तो कल के लेक्चर में बता चुका हूँ, अगर साइन कर्व फॉलो कर रहा है तो उसका वो ग्राफ कैसे बनेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। राइट, तो अब करंट ये क्या हो गया आपका, क्या प्लॉट किया आपने अभी, ई इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, ये आप प्लॉट कर चुके हैं आप। ठीक है, ई और आई ये आप प्लॉट कर रहे हैं आप। अच्छा, अब करंट कौन सा कर्व फॉलो कर रहे हैं, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। अब ऑब्वियसली ई एम अगर मेरा सपोज करो 100 है, मैं एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ, और रेजिस्टेंस आपका 5 है, तो 100 बटा 5 कितना हो गया, 20। तो 20 बड़ा है आपका 100 बड़ा है, ई एम तो है आपका 100, यानी मैक्सिमम वैल्यू वोल्टेज की तो है 100 आपके पास, सपोज करो, मैं एग्जांपल के तौर पे कर रहा हूँ। और ई आई एम कितना आ रहा है, 100 बटा 5 20, यानी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है करंट की, कहीं यहाँ 20 आसपास यहाँ पे। तो यानी करंट का मैग्नीट्यूड क्या है, छोटा है, यानी एम्पलीट्यूड करंट का वोल्टेज के कंपैरिजन में छोटा है। ये कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस 1 होता तो 100/1 कितना हो जाता, 100 ही हो जाता, तो उतना ही हो जाता करंट भी। ठीक है, तो अब करंट कौन सा कर्व फॉलो करेगा आपका, करंट भी यही कर्व फॉलो करेगा, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे अगर वो 100 है तो ये कितना है, 20 है, तो यानी यहाँ से सेम कर्व लगा दीजिए, 0 π/2, ये क्या है पाई, ये कितना है 3 π/2, ये कितना है आपके पास 2 ये थीटा के टर्म्स में साथ बना रहे हो आप। ठीक है, तो 0 से π/2 आप, π/2 पे क्या हुआ, करंट मैक्सिमम, π/2 के बाद क्या हुआ, करंट गिरना स्टार्ट, क्योंकि सेम साइन कर्व फॉलो कर रहा है ये करंट भी आपका। ठीक है, फिर पाई से 3 π/2 पे जब आप आए, यहाँ पे करंट क्या हुआ मैक्सिमम, फिर से नीचे करंट 0। तो करंट का ग्राफ हो गया आपके पास ये, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, और आई एम की वैल्यू कितनी है, ई एम बटा आर, ये सब आपको लिखना। ठीक है, तो ये आपकी वेव फॉर्म बन गई। तो देखिए वोल्टेज अगर ऐसे है तो करंट ऐसे है, बस रेजिस्टेंस के अंदर अगर आप एसी वेव अप्लाई करोगे, अगर ये वोल्टेज अप्लाई करोगे तो आपका ये करंट फ्लो करेगा, दैट्स इट। ये है बेसिक आपका एसी वोल्टेज अप्लाइड टू क्या, इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे वेव्स को आप प्लॉट कर रहे हो तो वेव फॉर्म्स हैं, तो ये कौन सा डायग्राम हो गया आपका, वेव डायग्राम। राइट, अच्छा दूसरी चीज़ अभी इसकी आती है, एक चीज़ और आती है इसके अंदर, वो होता है फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम का मतलब ये बताते हैं कि वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस कितना है, फेज डिफरेंस यानी एंगल में डिफरेंस कितना है। तो देखो जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो रही है 0 से, वहीं से करंट स्टार्ट हो रहा है 0 से ही। उसके बाद जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रही है करंट भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसके बाद वोल्टेज कहाँ पे जाके मैक्सिमम हुई,
90 डिग्री पाई बाई 2 पे, तो करंट भी कहाँ जाके मैक्सिमम हुआ, पाई बाई 2 90 डिग्री पे। उसके बाद वोल्टेज जीरो कहाँ पे हुई, पाई पे 180 पे, तो करंट भी आपका जीरो कहाँ हुआ, पाई पे 180 पे। देखो ये करंट ऐसे ऐसे आ रहा है। तो यानी कि जहाँ वोल्टेज जैसा बिहेव कर रही है वैसा ही करंट बिहेव कर रहा है। तो यानी फेजर डायग्राम जो आप बनाओगे इसका, वेक्टर जिसको बोलते हैं, वेक्टर डायग्राम भी बोलते हैं, फेजर डायग्राम भी बोलते हैं, उसमें आप क्या करोगे, ये ओरिजिन लोगे, ये आपने इसको ऐसे दिखाओगे, जस्ट मिनट, ये ओरिजिन लोगे आप, ठीक है। उसके बाद ये आप लाइन दिखाओगे, लाइन दिखाओगे तो यानी यहाँ पे आप आंख लगा के बैठे हुए हो, ठीक है। तो वोल्टेज की डायरेक्शन अगर आपकी ये है ई की डायरेक्शन, तो करंट की डायरेक्शन भी आपकी क्या है, यही है, ठीक है। यानी वोल्टेज और करंट में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, वोल्टेज कम हो रही है तो करंट कम हो रही है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट सेम डायरेक्शन में, सेम फेज में, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है। देखो ये 0 डिग्री है, तो वोल्टेज अगर 0 पे है तो करंट भी 0 पे है। तो बस ये इसको ऐसे रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो हम इसको नीचे क्या नाम लिख देंगे, फेजर डायग्राम। ये क्या आपका ओरिजिन, राइट। ये और आई क्या हो गया, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस करंट, तो सेम डायरेक्शन में, तो इसलिए हमने ऐसे दिखा दिया इसको, राइट। अच्छा, अब पावर कितनी कंज्यूम करता है, अगर यहाँ पे अपने बल्ब लगा रखा है, हीटर लगा रखा है, तो पावर कितनी कंज्यूम करेगा, पावर कंज्यूम्ड इन प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, पावर कितनी कंज्यूम करेगा। तो पावर क्या होती है हमेशा, वोल्टेज गुणा में करंट, वोल्टेज क्या है यहाँ पे ई, करंट क्या है यहाँ पे आई। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यानी वैल्यूज रख दो, ई एम साइन ओमेगा टी गुणा में आई एम साइन ओमेगा टी। तो जब आप इसको कंप्लीट साइकिल यानी 0 से लेकर 2 पाई यानी 0 से 360 डिग्री तक आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो पावर की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ई आर एम एस गुणा में आई आर एम एस, इतनी पावर आएगी। तो सारी की सारी पावर कंज्यूम होगी, तो ये कौन सी पावर होगी आपकी, एक्टिव पावर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट्स में आगे बताऊंगा, एक्टिव पावर क्या होती है, रिएक्टिव पावर क्या होती है, कैसे क्या होता है। अभी फिलहाल के लिए मान लो कि जो पावर कंज्यूम हुई है इसके अंदर वो एक्टिव पावर है, और उसकी वैल्यू क्या है, ई आर एम एस। आर एम एस वोल्टेज किसकी, वोल्टेज की, आर एम एस वोल्टेज किसकी, करंट की, ठीक है। जो वही वोल्टेज जो स्टेबलाइजर के अंदर आती है आपकी 230 वोल्ट है, ठीक है, जो घर के अंदर दिखाता है वो। और ये करंट आर एम एस करंट, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है यहाँ पे, हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, आर एम एस करंट, दैट्स इट। ये याद रखना। इसको आप कैसे लिख सकते हो, ई एम बटा रूट 2 गुणा में आई मैक्सिमम बटा रूट 2, क्योंकि आर एम एस वैल्यू कहती है मैक्सिमम वैल्यू बटा रूट 2, तो इसको हम ये भी ऐसे लिख सकते हैं, ई एम आई एम बटा रूट 2 गुणा रूट 2 कितना हो गया, 2। तो ये भी उसका एक फॉर्मूला और हो गया। जस्ट मिनट, इसको ई एम आई एम बटा 2, ये इसका दूसरा फॉर्मूला, राइट। तो ये होगी आपकी पावर, किसमें, प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट। ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये आपको धीरे धीरे आगे समझ में आता जाएगा, ठीक है, जैसे जैसे आप केसेस और पढ़ते जाओगे, राइट। अभी हम सेकंड केस किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टेंस, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस पे अगर हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे तो क्या भला होगी, तो क्या होगा उस केस के अंदर, ठीक है। तो एज यूजुअल पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, डायग्राम। डायग्राम कैसे बनाओगे, पहले एसी सोर्स दिखाओगे, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है। आगे आप क्या करोगे, ये आपने इंडक्टर ले लिया, राइट, ये आपका इंडक्टर हो गया। यहाँ पे ये क्या है आपका वोल्टेज जो आप अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज कौन सी अप्लाई कर रहे हो, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, वही एसी वोल्टेज, यहाँ पॉजिटिव या नेगेटिव, यहाँ से करंट निकला, ये करंट कहाँ गया, इंडक्टेंस L के अंदर गया। जब करंट इसके अंदर जाएगा तो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक एनर्जी। तो जो डिवाइस मैग्नेटिक एनर्जी बनाती है, इलेक्ट्रिकल जो कंपोनेंट, वो उसको हम क्या नाम देते हैं, इंडक्टेंस, राइट। करंट आगे जाएगा, उसके बाद आगे जाके करंट इसमें ज़्यादा जाएगा, ठीक है। ये करंट इस लूप में फ्लो करेगा, ठीक है। तो अब फिर से स्टार्टिंग में वही आप करोगे, सारी क्वांटिटीज़ को लिखोगे। ई क्या है आपके, इंस्टेंटेनियस एसी वोल्टेज,
इंस्टेंटेनियस, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या वोल्टेज वो आपकी ई है, राइट, जो आपने अप्लाई की है। एल क्या है यहाँ पे, इंडक्टेंस, इसकी यूनिट क्या है हेनरी में, इन हेनरी, इसको हम एच से डिफाइन करते हैं। आई क्या है जो आप करंट कैलकुलेट कर रहे हो, स्मॉल आई कौन सा है, इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस मतलब जो किसी क्षण पे, क्षणिक करंट, इसकी यूनिट क्या है, इन एम्पियर। ए, अच्छा ई एम क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये जो मैं टर्म पहले डिफाइन कर चुका हूँ, इसलिए वो टर्म्स पढ़ना जरूरी है, क्योंकि उनके बिना आपको ही पता ही नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं इसके अंदर। ठीक है, तो फिर से अब इसमें आप चलोगे नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव क्या, प्लस ई, आगे आप आओगे तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होता है सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से, मैंने क्या बताया था, एल डी आई बाई डी टी होता है, दैट इज इक्वल टू 0, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। अगर आपको ये समझ में भी नहीं आ रहा तो डोंट वरी, आप इतना कंसर्न होने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सा ये याद रख लीजिए, अगर ई की वैल्यू है ई एम साइन ओमेगा टी, तो जो करंट इसमें आएगा, जो लोग कैलकुलस फॉलो कर सकते हैं, जो लोग इंटीग्रेशन वगैरह जिनको आता है समझ में, उनके लिए बहुत इजी है। क्या करना है आपको, ई एम साइन ओमेगा टी इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी, डी टी को यहाँ लेके जाओ, मल्टीप्लाई करो, तो एल डी आई क्या किसके बराबर आ गया, ई एम साइन ओमेगा टी डी टी, डी आई किसके बराबर आ गया, एल से डिवाइड कर दो, ई एम बटा एल साइन ओमेगा टी डी टी, ये छोटा सा है, इसको इंटीग्रेट करो फिर से 0 to i, ठीक है, ये इसको आप इंटीग्रेट करोगे तो फिर क्या वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी ई एम बटा ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ठीक है। साइन ओमेगा टी जो चीज़ होती है उसकी जो इंटीग्रेशन होती है वो क्या होती है, माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, ठीक है। तो माइनस कॉस ओमेगा टी, तो आप अगर इसको लिखोगे तो माइनस कॉस ओमेगा टी क्या होता है, साइन पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी क्या होता है, कॉस ओमेगा टी, उसके आगे क्या लगा हुआ है, माइनस कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, तो ये ओमेगा तो नीचे आ गया, ओमेगा एल से मल्टीप्लाई होगा देखो, और ये पाई बाई 2, इसको साइन को अगर आप अंदर लेके जाओगे तो ये क्या बच जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, ठीक है। तो करंट मेरा क्या है, इंस्टेंटेनियस, ये राइट। तो देखो इंडक्टर के अंदर, रेजिस्टेंस के अंदर जो करंट आया था उससे अलग है। देखो एक तो जो ई एम बटा आर था वहाँ पे, यहाँ पे क्या आ रहा है, ओमेगा एल आ रहा है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये, यहाँ पे ओमेगा एल आ रहा है, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको हम दूसरा नाम क्या देते हैं, ई एम बटा एक्सएल। एक्सएल का मतलब क्या हो गया, द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो एक्सएल क्या हो गया यहाँ पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। भाई करंट को जो इंडक्टर फ्लो नहीं करने देगा, एसी करंट को जो इंडक्टर रोकेगा, तो जो प्रतिरोधक क्षमता है उस इंडक्टर की, उसका नाम हमने क्या रख दिया, एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा एल। तो इसका क्या नाम हो गया, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2 पाई एफ एल, और इसकी यूनिट क्या होगी, ओम, ठीक है। यूनिट इसकी भी ओम होगी, एल की यूनिट हेनरी है, लेकिन इस पूरी टर्म की यूनिट क्या है, ओम, ये चीज़ याद रखना है। दूसरी चीज़ अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, अगर वोल्टेज क्या थी आपकी, ध्यान से बताओ, E इज इक्वल टू जो आपने अप्लाई की थी ई एम साइन ओमेगा टी, तो ध्यान से देख के बताओ मुझे, जब ये साइन ओमेगा टी है और ये क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2, यानी वोल्टेज से करंट कितना पीछे है, पाई बाई 2 कितना, 90 डिग्री। जो प्योर रजिस्टर था उस केस में क्या आ रहा था, ई एम बटा आर इंटू साइन ओमेगा टी, तो सेम था करंट। यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे जा रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। माइनस पाई बाई 2 यानी माइनस पाई बाई 2 का मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पीछे है ये चीज़, ठीक है, 90 डिग्री पीछे है उससे, करंट जो है वोल्टेज से लैग करेगा, पीछे रहेगा हमेशा इंडक्टर के केस में। तो अगर आप इसकी वेव फॉर्म्स बनाएंगे तो उससे आपको क्लियर होगा। वैसे आप लिख भी लीजिए इस चीज़ को, एसी करंट लैग्स द वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज, बाय एन एंगल ऑफ कितने एंगल से पीछे जा रहा है, 90 डिग्री, ठीक है। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस की जगह ई एम बटा आर था, यहाँ पे ई एम बटा एक्सएल आ रहा है। इंस्टेड ऑफ रेजिस्टेंस वी हैव
ओमेगा एल टर्म हेयर, ओमेगा एल है ना यहाँ पे, आर की जगह ओमेगा एल टर्म हेयर, राइट। सो ये इसकी डेफिनेशन भी है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू इंडक्टिव, इसका क्या नाम था, देखो मैं ऊपर बता चुका हूँ इसको, वही चीज़ लिख रहा हूँ, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो ये क्या है, द इम्पिडेंस, इम्पिडेंस मतलब क्या, प्रतिरोधक क्षमता, अपोजिशन, इम्पिडेंस ऑफर्ड, डी ए है ये याद रखना, ऑफर्ड इम्पिडेंस क्या, जो ऑफर किया जाता है बाय इंडक्टर। देखो जो हमने लैब के अंदर एक एक्सपेरिमेंट किया था उसमें हमने बल्ब ऑन करके देखा था, तो जब हम इंडक्टर को चॉक कॉइल को ऑन कर रहे थे तो उसके इसमें बल्ब बहुत कम ग्लो कर रहा था, यानी ज़्यादा ब्राइट नहीं हो रहा था। तो क्यों नहीं हो रहा था, क्योंकि वो ओमेगा एल टर्म आ रही थी उसके अंदर। ओमेगा एल टर्म की वजह से क्या है, एक रेजिस्टेंस तो था ही था उस सर्किट के अंदर, प्लस उसके अंदर ओमेगा एल टर्म भी आ गई थी कि इंडक्टर का भी कुछ रेजिस्टेंस आ गया था, इंडक्टर की भी प्रतिरोधक क्षमता आ गई थी। तो वो जो चीज़ थी उसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, उसकी वजह से कम करंट आ रहा था उस पूरे सर्किट में। तो जब करंट कम आएगा तो बल्ब ऑब्वियसली कम ग्लो कर रहा था। जिन बच्चों ने क्लास के अंदर एक्सपेरिमेंट किया था लैब के अंदर, उनको बहुत इजीली याद आ जाएगा। द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू द फ्लो ऑफ एसी करंट, लैब में हमने एक्सपेरिमेंट किया था, टू द फ्लो ऑफ एसी करंट इज कॉल्ड एज इट्स इंडक्टिव, स्पेलिंग्स में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, रिएक्टेंस, राइट। तो ये हो गया, हम बता चुके हैं सारी चीज़ें। एक्सएल इज इक्वल टू इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, राइट। इसकी डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है आपसे पेपर में। राइट, तो पहले अब हम इसका क्या करेंगे, वेव फॉर्म बनाएंगे। जैसे वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम था ना, तो इसका भी क्या बनेगा, वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम, राइट। तो पहले हम इसका वेव डायग्राम बनाते हैं। राइट, ये हो गया इसका वेव डायग्राम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लेंगे, वोल्टेज। ये ओरिजिन हो गया, वोल्टेज क्या होती है, 0 से बढ़ती है, 90 डिग्री पे जाके वोल्टेज क्या होती है, मैक्सिमम हो जाती है। 90 डिग्री के बाद क्या वोल्टेज घटनी स्टार्ट होती है, 180 डिग्री पे आके क्या वोल्टेज घट जाती है, 180 डिग्री के बाद क्या वोल्टेज फिर से बढ़नी स्टार्ट होती है, फिर से 360 डिग्री पे जाके वोल्टेज खत्म। ठीक है, तो 0, ये कितना एंगल हो गया आपका, π/2, ये कितना हो गया पाई, ये कितना हो गया, ये आपको फिगर हर बार बनानी है, तो इसलिए आपको मैंने कल ये बनानी सिखाई थी। ये हो गया आपका 2 पाई, राइट। तो इसका क्या नाम था, E इज इक्वल टू EM साइन ओमेगा टी, राइट। अब करंट देखिए, करंट इसमें क्या है, देखो ये साइड में लिख लो आप, E इज इक्वल टू क्या था, EM साइन ओमेगा टी। आई क्या है, IM साइन, IM की वैल्यू क्या है, EM बटा XL, इस केस में ओमेगा टी माइनस π/2। तो यानी कि जब मेरी वोल्टेज यहाँ पे रखो, 0 रखो, जब ये 0 है तो ये कितना, माइनस π/2, यानी 90 डिग्री पीछे है। जब यहाँ पे π/2 रखोगे आप तो क्या वैल्यू आएगी, रखो यहाँ पे ओमेगा टी की वैल्यू π/2 रखो, थीटा ओमेगा टी के बराबर होता है ना, तो π/2 माइनस π/2 क्या हो गया, रखो यहाँ π/2 माइनस π/2 क्या हो गया, 0। तो 0 मतलब साइन 0 मतलब 0, तो आई की वैल्यू कितनी होगी, 0। तो यानी 90 डिग्री पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। वैसे भी ये देखो, जो चीज़ 90 डिग्री पीछे है, तो जब ये 0 से लेके 90 डिग्री पे पहुंच चुकी है वोल्टेज, तो वो चीज़ वहाँ से क्या होगी, 90 डिग्री के बाद स्टार्ट होगी वो चीज़। तो ये तो 0 से ही स्टार्ट हो चुकी है, ये चीज़ जब ये 90 डिग्री तक आगे पहुंच चुकी है, उसके बाद ये स्टार्ट होगी। स्टार्ट कहाँ से होगी, यहाँ से क्या रहेगी, ये 0। ठीक है, तो 0 के रहने का मतलब क्या हुआ, जब ये 0 से ये 90 डिग्री के बाद इसमें मैक्सिमम आया, तो इसमें 90 डिग्री के बाद करंट मैक्सिमम आएगा। तो यानी आपका करंट कहाँ मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे करंट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, ये जब यहाँ पे गया तो ये आपका क्या किया, फिर ये अगले 90 पे 0 आ गया, तो फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम आ गया। देखो ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, करंट क्या हो गया, IM साइन
ओमेगा टी माइनस क्या पाई/2। तो जो चीज़ जीरो से स्टार्ट हो रही थी वो चीज़ यानी यहाँ पे कितने पे आ रही है, 90 डिग्री पे आ रही है। ठीक है, जो चीज़ जीरो पे आ रही थी अब मैक्सिमम वैल्यू वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 90 डिग्री से स्टार्ट हो रही है वही चीज़, राइट। तो ये वोल्टेज की वेव फॉर्म होगी, करंट की वेव फॉर्म होगी। तो दोनों वेव फॉर्म्स को हमने किसके रिस्पेक्ट में प्लॉट किया, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो थीटा ये रेडियंस में ये आ गया, बेशक लिख भी दीजिए। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, वेव डायग्राम। किसके लिए, फॉर प्योर इंडक्टिव सर्किट। प्योर इंडक्टिव सर्किट सिर्फ जिसमें इंडक्टेंस हो, इसमें सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड मान रहा हो। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में हम क्या करेंगे, ई जो आपका वोल्टेज है वो सपोज करो आप यहाँ बैठे हो तो उससे 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे मतलब नीचे, नीचे मतलब यहाँ पे घड़ी की दिशा में जो चीज़ होती है वो पीछे होती है, राइट। तो ये 90 डिग्री क्या हो गया, आपसे पीछे हो गई। तो 90 डिग्री पीछे क्या है, वोल्टेज से करंट। यानी ये क्या हो गया इसका फेजर डायग्राम। इसको हमने किससे दिखा दिया, डंडियों से दिखा दिया, मतलब एक ऐसे वेक्टर्स से दिखा दिया। वेक्टर क्या होते हैं, जिसमें हम जिसकी एंगल भी, डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। तो ये वोल्टेज होगी, ये आपका करंट हो गया, 90 डिग्री से पीछे हो गया। तो ये आपका हो गया फेजर डायग्राम। अच्छा, तीसरी चीज इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, पावर कंज्यूम्ड। जैसे प्योर रेजिस्टिव सर्किट था उसमें पावर कंज्यूम हो रही थी ERMS गुणा IRMS, तो इसमें कैसे पावर कंज्यूम होगी, राइट। तो वो हमें देखना पड़ेगा। तो कंप्लीट साइकिल अगर आप देखेंगे तो देखिए पावर क्या होती है, पहले ये बताओ मेरे को। इसमें पावर का नाम दिया जाता है Q इज इक्वल टू क्या होता है, E गुणा में I। ठीक है, तो E कितना है, EM साइन ओमेगा टी। I कितना है, IM कॉस ओमेगा टी। ठीक है, साइन ओमेगा टी माइनस पाई/2 साइन, हाँ, इन माइनस IM। तो EM इंटू IM यहाँ पे लिख लीजिए, क्या आ गया, माइनस साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अभी मैग्नीट्यूड लिख लीजिए जैसे उसका, तो पॉजिटिव लिख लीजिए इसको। साइन ओमेगा टी कॉस साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है। ठीक है, जब आप इसको पूरी साइकिल के अंदर लेंगे, पूरी साइकिल का मतलब क्या होगा, कंप्लीट साइकिल 0 से लेकर 2 पाई। एक साइकिल क्या होती है, 0 से लेकर 360 डिग्री तक कवर करती है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, EM IM बटा 2 साइन 2 ओमेगा टी। ठीक है, साइन 2 ओमेगा टी क्या हो गया, 0 से 2 पाई। अब इसको क्या करोगे, डी थीटा यानी साइन 2 थीटा, इसको लिख लो और यहाँ आगे लिख लो डी थीटा। तो ये जो टर्म होगी साइन 2 थीटा, ये क्या होता है, कॉस 2 थीटा बन जाता है। तो इसकी वैल्यू 0 से 2 पाई इंटरवल के अंदर क्या हो जाती है, 0। तो ये वैल्यू क्या होगी, EM IM बटा 2 गुणा में 0। तो यानी कितनी होगी, 0। तो एक प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर कंप्लीट साइकिल में टोटल पावर कितनी कंज्यूम होगी, 0। देखो इसको मैं आपको इससे भी बता देता हूँ। पावर क्या है यहाँ पे, वोल्टेज गुणा करंट। तो ध्यान से देखो, ये चीज़ है पॉजिटिव, ये चीज़ है नेगेटिव। तो पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, पहले मेरे को ये बताओ। 0 से लेकर पाई/2 तक पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव। यानी पावर आपकी क्या रही, नेगेटिव। ठीक है, फिर देखो, फिर ये वोल्टेज पॉजिटिव, करंट पॉजिटिव। तो पाई/2 से पाई तक क्या हुआ, पावर क्या होगी आपकी, पॉजिटिव। पॉजिटिव गुणा पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव, राइट। उसके बाद ध्यान से देखो, पाई से 3 पाई/2 के बीच में करंट क्या है आपका, पॉजिटिव। वोल्टेज क्या है आपकी, नेगेटिव। तो पॉजिटिव गुणा नेगेटिव क्या होगी, नेगेटिव। तो फिर से क्या होगी, नेगेटिव, राइट। अब नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट केस में क्या हो गया, वोल्टेज भी नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव। तो नेगेटिव गुणा नेगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, ये होगी ऐसे। तो ध्यान से देखो, जितना पॉजिटिव है यहाँ पे ये नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो नेट वैल्यू कितनी होगी, एवरेज वैल्यू 0। फिर से यहाँ पे क्या, नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो पूरी साइकिल के अंदर क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। टोटल पावर कितनी होगी, 0। तो इसीलिए प्योर इंडक्टिव सर्किट के अंदर कंप्लीट साइकिल में कोई पावर एब्जॉर्ब नहीं होती। तो ऐसी जो पावर होती है उसका नाम हम देते हैं क्या, रिएक्टिव पावर। इसको हम क्या नाम देते हैं, रिएक्टिव पावर। तो इसका मतलब क्या हुआ, द पावर, इसको हम लिख भी देते हैं, द पावर विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो कि एब्जॉर्ब होती है यानी कंज्यूम होती है, किसमें,
जब पावर पॉजिटिव होती है तो इसका मतलब क्या हो रही है, वो पावर कंज्यूम हो रही है, इंडक्टर उस पावर को कंज्यूम कर रहा है। जब पावर नेगेटिव हो रही है तो इंडक्टर उस पावर को रिलीज कर रहा है, छोड़ रहा है, ठीक है। द पावर विच इज एब्जॉर्ब्ड, जो एब्जॉर्ब हो रही है किसमें, वन हाफ में, आधे हाफ में, बट रिटर्न इन अदर हाफ, लेकिन दूसरे हाफ में क्या हो रही है, वो रिटर्न हो रही है, वापस आ रही है। सच दैट, जिससे कि देयर इज नो नेट पावर कंजम्पशन, कोई पावर कंज्यूम नहीं हो रही, नो नेट पावर कंजम्पशन। इन a complete cycle, in a complete cycle is called as, उसका क्या नाम हो गया, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव यानी जो चीज रिएक्ट करती है, आप एक्ट करोगे रिएक्ट करेगी, एक्ट करोगे रिएक्ट करेगी, तो टोटल कंप्लीट साइकिल में एक्ट और रिएक्ट मिलकर क्या हो गया, जीरो, दैट्स इट। तो रिएक्टिव पावर से हमेशा ऐसे याद रखना। तो इस ये किस चीज़ के साथ एसोसिएटेड होती है, इंडक्टेंस के साथ भी और कैपेसिटेंस के साथ भी। इट इज एसोसिएटेड विद इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, राइट। ये आपका हो गया अभी खत्म। ये आपकी एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर इंडक्टेंस खत्म होगी। अब तीसरी जो टर्म इसमें पढ़ते हैं, वो जो तीसरी चीज आती है वो एसी वोल्टेज अप्लाइड टू प्योर टू रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस। देखो सबसे पहले हमने क्या किया, प्योर रेजिस्टेंस पे हमने एसी वोल्टेज लगाया। सेकंड केस में हमने क्या किया, प्योर इंडक्टेंस पे हमने लगाया। अब हम क्या कर रहे हैं, एसी वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस दोनों पे। दोनों को अगर हम सीरीज में जोड़ देते हैं, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को, ये जो बल्ब वाला केस था जिसमें हमने लैब में हमने किया था ना एग्जांपल, जिसमें हमने कैपेसिटर सर्किट को जब तक ऑन नहीं किया था, तो जो हमने बल्ब वाला केस एग्जांपल लिया था वहाँ पे, ये हम उसी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अभी लैब के अंदर। जब आपने इंडक्टेंस की वजह से, जब इंडक्टेंस का स्विच ऑन किया था तो बल्ब आपका कम लो हुआ था, तो ये वो जो केस था वो केस अब हम यहाँ पढ़ रहे हैं लैब के अंदर। वो जो एक्सपेरिमेंट का जो आप कर करके देखते थे वहाँ जाके, इक्विपमेंट्स को छेड़ के देखते थे, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, ऐसे नेगेटिव, राइट। इसके बाद नीचे, अब हमने क्या किया है, रेजिस्टेंस लिया पहले, उसके बाद क्या लिया हमने, उसके बाद हम क्या लेंगे बताओ, फिर हम लेंगे इंडक्टेंस, इंडक्टेंस ली हमने, ठीक है। और फिर हम इसको कर देंगे क्लोज सर्किट को। तो ये चीज़ क्या होगी, आर, ये चीज़ क्या होगी, एल, ये करंट गया आई, आई, ठीक है, करंट इसमें से जाता जाएगा आई, आई, ये करंट इसमें फ्लो करता रहेगा। तो कौन सा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, स्मॉल आई। फिर से वही वोल्टेज आपकी क्या है, E इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी, राइट। तो फिर से आपको क्या करना है, उन्हीं वोल्टेजेस को लिखना स्टार्ट कीजिए। तो E की वैल्यू आप क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस। सबसे पहले ये चीज़ें डिफाइन करनी है आपको, कोई भी सर्किट मिले, इंस्टेंटेनियस AC वोल्टेज, ठीक है। L क्या है आपके पास, इंडक्टेंस इन हेनरी, इंडक्टेंस इन हेनरी H। R क्या है आपके पास, रेजिस्टेंस इन ओम, लास्ट क्या है, I क्या है, इंस्टेंटेनियस AC का। यूनिट क्या है इसकी, एम्पियर। इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए से, राइट। तो अगर आपके पास E है, वो है EM साइन ओमेगा टी, राइट। तो इस सर्किट में जो करंट आपका फ्लो करेगा स्टेडी स्टेट, स्टेडी स्टेट का मतलब क्या है, जब ट्रांजिएंट्स खत्म हो चुके हैं। ट्रांजिएंट्स मतलब क्या है, जब इनिशियली स्टार्टिंग में क्या होता है, जो इंडक्टर होता है वो शॉर्ट होता है, शॉर्ट सर्किट होता है, ठीक है, क्यों, उसके क्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं आता। बाद में उसके अंदर क्या आ जाता है, वो जब फिर वो वोल्टेज ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है इंडक्टर के क्रॉस भी, ठीक है। तो स्टेडी स्टेट की बात हो रही है यहाँ पे, जो फाइनल स्टेट
इसको आप इसमें आगे पढ़ेंगे डिटेल में आप बीटेक में, ट्रांजिएंट्स और स्टेडी स्टेट के अंदर एक डिफरेंस होता है। लेकिन अभी आप सिंपल ये याद रखिए, जब वोल्टेज इतनी है तो आपका करंट क्या होगा, I इज इक्वल टू EM बटा Z। देखो फर्स्ट केस में EM बटा R था, सेकंड केस में EM बटा XL था, यहाँ पे EM बटा Z आ गया। साइन, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा साइन क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस फाई। ठीक है, फर्स्ट केस में क्या था, वो करंट और वोल्टेज सेम फेस में थे। ठीक है, हमने सेम डायरेक्शन बनाए थे। फेजर डायग्राम से याद करो, वेव डायग्राम से याद करो, जहाँ से वोल्टेज स्टार्ट हो रही थी वहीं से करंट स्टार्ट हो रहा था। सेकंड केस में हमने क्या किया था, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया था। अब यहाँ पे क्या हुआ, फाई का फेज डिफरेंस आ गया इनके बीच में। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये होगी फर्स्ट एक्सप्रेशन, ये होगी आपकी सेकेंड एक्सप्रेशन। तो इसमें क्या जो टर्म्स हैं उन टर्म्स को हम डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम Z देखते हैं। Z का मतलब क्या हो गया, इम्पीडेंस इन ओम्स। इम्पीडेंस इन ओम का मतलब क्या हो गया, कलेक्टिवली जब रेजिस्टर और इंडक्टर लग जाता है किसी सर्किट में। देखो स्टार्टिंग में सिर्फ रेजिस्टेंस लगा हुआ था, तो रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहा था, R। सेकंड केस में जब इंडक्टर लगा तो उसने कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया इसी सर्किट को, XL जिसका नाम था इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसको हमने क्या बोला था, ओमेगा L। ठीक है, वो भी तो एक इम्पीडेंस ही था, यानी प्रतिरोधक क्षमता थी, AC करंट को नहीं फ्लो करने देने की क्षमता। तीसरे केस में हमने क्या किया, जब हमने यहाँ पे क्या किया, तो रेजिस्टेंस और इंडक्टर दोनों को लगा दिया, तो नेट कॉम्बिनेशन से कितनी प्रतिरोधक क्षमता है, उसका नाम क्या हो गया, Z। तो Z इज इम्पीडेंस इन ओम्स। तो इसको सबसे पहले डिफाइन करते हैं, द अपोजिशन ऑफर्ड, अपोजिशन प्रतिरोधक क्षमता ऑफर्ड बाय एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कौन कौन से यहाँ पे, रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। कौन से एलिमेंट जो सर्किट के अंदर लगे हुए हैं, टू द फ्लो ऑफ, किसको आने से रोक रहे हैं, AC करंट को। AC करंट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, इसका नाम क्या हो गया, इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। तो Z की वैल्यू कितनी होती है, अब ये देख लीजिए, Z की वैल्यू थी अंडर द रूट R² प्लस XL का स्क्वायर। ठीक है, तो R अगर आपके पास मान लो 3 ओम है, XL आपके पास 4 ओम है, तो Z जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाए, √25 इज इक्वल टू 5। ये चीज़ याद रखनी है। तो XL इसमें क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो हम प्रीवियस उसके अंदर से डिफाइन कर चुके हैं। तो XL क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस, और XL इसको ऐसे कर लो, XL की वैल्यू कितनी थी, ओमेगा L। तो Z की वैल्यू क्या होगी आपके पास, अंडर द रूट R² प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आपके पास इम्पीडेंस। अच्छा, फाई क्या है, फाई का मतलब है कि करंट वोल्टेज से कितना पीछे है। फर्स्ट केस में करंट और वोल्टेज सेम फेस में थे, यानी अगर वोल्टेज बढ़ रही थी तो करंट भी बढ़ रहा था। वोल्टेज अगर 90 डिग्री पे जाके मैक्सिमम हो रही थी, प्योर रेजिस्टिव की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, एक बार आप वेव फॉर्म देख लीजिए, आपको या रिमाइंड आ जाएगा। वोल्टेज अगर आपकी 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रही थी तो करंट भी 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो रहा था। ठीक है, तो वो था प्योर रेजिस्टेंस का केस। फिर हमने नेक्स्ट क्या किया था, प्योर इंडक्टेंस का केस। देखो मैं आपको बता देता हूँ भी एक बार दोबारा, ताकि आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल ही। राइट, ये देखिए स्टार्टिंग में क्या था, वोल्टेज अगर आपकी बढ़ रही थी, देखो वोल्टेज बढ़ी तो करंट भी बढ़ रहा था प्योर रेजिस्टिव में। तो वोल्टेज अगर आपकी 90 डिग्री पे पहुंची तो करंट भी आपका 90 डिग्री पे मैक्सिमम हो गया। फिर वोल्टेज आपकी घटने लगी तो करंट भी घटने लग गया। तो वोल्टेज और करंट सेम फेस में, यानी सेम तरह बिहेव कर रहे हैं। तो यानी वोल्टेज अगर इस डायरेक्शन में तो करंट भी इसी डायरेक्शन में। तो ये हमने क्या बनाया था, वेव डायग्राम, किसके लिए, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या आए थे, प्योर इंडक्टेंस के अंदर। तो प्योर इंडक्टेंस में देखिए क्या हुआ था, डायग्राम क्या बना था, वेव डायग्राम बताओ। देखो वोल्टेज यहाँ से बढ़नी स्टार्ट हुई, तो वोल्टेज अगर बढ़नी स्टार्ट हुई तो कहाँ पे पहुँच गई, 90 डिग्री पे। जब 90 डिग्री पे वोल्टेज पहुँच गई तब तो करंट चालू हुआ है आपका। तो यानी करंट वोल्टेज से कितना पीछे, 90 डिग्री का पीछे है ही है। उसके बाद ये क्या हुआ, घटनी स्टार्ट हुई। देखो जब यहाँ से उसके बाद करंट बढ़ना शुरू हुआ, तो जो ये हिस्सा वोल्टेज का फिर बढ़ने लगा था, ये 90 डिग्री के बाद चालू होकर करंट में बढ़ना शुरू हुआ, तब जाके करंट मैक्सिमम हुआ 180 डिग्री पे। तब तक वोल्टेज क्या हो चुकी है, 0। फिर उसके बाद क्या हुआ, 180 डिग्री के बाद ये कहाँ पे जाके 0 होगी, 270 डिग्री पे जाके 0 होगी,
क्योंकि ये 180 डिग्री पे हो चुकी तो वो उससे 90 डिग्री पीछे चल रहा है, तो ये यानी ये क्या हुआ 270 पे जाके जीरो। उसके बाद ये, तो यानी यहाँ पे फेस एंगल फाई कितना हो गया, पाई बाई टू यानी 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री वोल्टेज से करंट पीछे चल रहा है। यहाँ पे अभी क्या आ गया कि ना तो ये रेजिस्टेंस है ना ये प्योर इंडक्टेंस है, तो यानी बीच में कहीं होगा, बीच में करंट कहीं वोल्टेज से पीछे रहा होगा। तो फाई के बीच वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, फाई इज द फेज डिफरेंस, राइट। फाई इज इक्वल टू, इसका हमने क्या नाम लिख दिया, फेज डिफरेंस। और इसकी वैल्यू कैसे दी जाएगी, दैट इज गिवन बाय tan इनवर्स ओमेगा एल बटा आर। tan इनवर्स क्या है, टेंजेंट ऑफ इनवर्स, ठीक है, उस पर्टिकुलर एंगल पे। इसका वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स एक्सएल बटा आर, राइट। अब इसको डिफाइन करना है फेज डिफरेंस को, द एंगल वाया विच फाई इज द, just a minute, phi is the angle via which या by which, ये वो एंगल है जिससे इसको थोड़ा ढंग से बनाओ, इसको ऐसे लिखते हैं, फाई सर्कल बना के उसके बीच में एक लाइन मार दो, बाय विच द करंट क्या कर रहा है, लैग्स द वोल्टेज, करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से पीछे रह रहा है, ठीक है। तो अब इसका वेव डायग्राम बनाते हैं हम लोग, उससे आपको पिक्चर और क्लियर होगी, राइट। तो अभी हम वेव डायग्राम बना रहे हैं इसका, ऐसे ये ऐसे हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले वोल्टेज कैसे बनाओगे, पॉजिटिव से स्टार्ट हुआ, 90 डिग्री पे मैक्सिमम हुआ, फिर 180 डिग्री पे जीरो हो गया, फिर 270 पे नेगेटिव मैक्सिमम आया, फिर क्या हो गया, जीरो। तो एक इसकी वेव फॉर्म होगी इज इक्वल टू ई एम साइन ओमेगा टी। अप्लाइड वोल्टेज की वेव फॉर्म हर केस में सेम रहेगी, ठीक है, ई आई। अच्छा करंट देखिए क्या है, पिछली बार क्या था, करंट आपका पाई/2 से स्टार्ट हो रहा था, अब क्या है देखो, इसको डिफाइन भी कर लो, 0 ये हो गया, पाई/2 ये हो गया, पाई ये हो गया, ठीक है, 3 पाई/2 ये हो गया, 2 पाई ये हो गया, तो बस। अब क्या है, करंट जो है वोल्टेज से पीछे रह रहा है, लेकिन 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में कहीं पीछे रह रहा है, हमें नहीं पता हो क्या वैल्यू, सपोज करो वैल्यू 5 है, तो 5 है तो सपोज करो करंट आपका यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो जब करंट यहाँ से स्टार्ट हुआ तो 90 डिग्री पे जब मैक्सिमम हो रहा है तो करंट थोड़ा सा आगे जाके मैक्सिमम होगा, इससे करंट भी साइनोसॉइडल ही है क्योंकि वेव शेप, तो ये देखो करंट यहाँ पे आपका मैक्सिमम है, ये यहाँ पे 0 हो गया था, तो करंट इससे कहीं थोड़ा सा आगे जाके 0 होगा, क्योंकि करंट क्या कर रहा है, वोल्टेज से लैग कर रहा है, पीछे चल रहा है। फिर ये यहाँ पे मैक्सिमम हुआ है नेगेटिव, तो यानी करंट क्या होगा, कहीं और जाके नेगेटिव हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू करंट की नेगेटिव ये होगी, और फिर करंट क्या होगा, फिर से ऐसे नीचे आना स्टार्ट। तो ये क्या हो गया, किसकी वेव शेप बन गई है, इसको अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन भी कर सकते हो। मेक श्योर आप इन पॉइंट्स को अच्छे से कनेक्ट करो, ठीक है। I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आ गया, ये हो गया आपका, क्या हो गया, फाई, इतना करंट पीछे चल रहा है। प्योर रेजिस्टेंस अगर होता तो फाई कितना हो जाता, 0, तो करंट कहाँ से स्टार्ट होता है, यहीं से स्टार्ट हो जाता। अभी देखो ये पॉजिटिव है, करंट कहाँ पे है, अभी नेगेटिव ही चल रहा है बेचारा, अब जाके यहाँ कहीं 0 हुआ है, तब स्टार्ट हुआ है करंट यहाँ पे। प्योर रेजिस्टिव होता तो क्या होता है, यहाँ पे 0 से ही स्टार्ट हो जाता, सेम वोल्टेज जैसे बिहेव कर रहा था वैसे करंट बिहेव करता। प्योर इंडक्टिव होता तो भाई मैं तो पाई/2 से स्टार्ट करूंगा, पाई/2 यानी 90 डिग्री से स्टार्ट करता करंट आपका, बीच में है तो 0 से पाई/2 के बीच में से कहीं स्टार्ट होता, ठीक है। तो ये हमने क्या बना दिया, वेव डायग्राम ऑफ RL सीरीज सर्किट, रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को जिसने सीरीज में कनेक्ट कर रखा, राइट। दूसरा हम क्या बनाएंगे, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम में आपको फिर से क्या दिखाओगे, जस्ट अ मिनट, थोड़े तो बन गई, ये हो गया आपका क्या, वोल्टेज इस डायरेक्शन में। तो प्योर रेजिस्टिव में हम क्या दिखाते थे,
करंट इसी डायरेक्शन में, प्योर इंडक्टिव में 90 डिग्री पीछे है। अभी क्या है, कुछ एंगल पीछे है करंट, हमें नहीं पता कितना है लेकिन काफ़ी कम एंगल पीछे है, तो हमने क्या किया, ये एंगल यहाँ पे लगा दिया आई, और ये एंगल क्या हो गया फाई। ठीक है, ये आपका क्या हो गया ओरिजिन, ये आपका क्या बन गया फेजर डायग्राम। राइट, और फाई की वैल्यू क्या है, अभी हमने कैलकुलेट किया tan इनवर्स XL बटा R, वहाँ से निकली है। राइट, तो अभी आज हमने 3 सर्किट्स को कवर करने की कोशिश की, जिसमें हमने रेजिस्टिव, इंडक्टिव और कैपेसिटिव, रेजिस्टिव, इंडक्टिव एंड RL सर्किट। अच्छा, अब इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है इम्पीडेंस ट्राइंगल का, वो भी जाते जाते देख लेते हैं। इम्पीडेंस ट्राइंगल, राइट, ये क्या होता है, इफ ईच साइड ऑफ अ ट्राइंगल, अगर हर साइड, ये क्वेश्चन आपका आता है 4 नंबर में, इफ ईच साइड ऑफ अ राइट एंगल्ड, अगर हर साइड राइट एंगल ट्राइंगल की आप ले लीजिए, इज रिप्रेजेंटेड बाय इम्पीडेंस, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करें, इम्पीडेंस से, इज रिप्रेजेंटेड बाय इम्पीडेंस, तो तीनों साइड हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इम्पीडेंस से, तो क्या बन जाएगा वो ट्राइंगल, इम्पीडेंस ट्राइंगल। देन वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा, देन वी गेट एन इम्पीडेंस, क्या मिलेगा, ट्राइंगल। तो अभी देखिए हमने रेजिस्टिव और इंडक्टिव दोनों लगा दिए, ठीक है, तो R क्या हो गया आपका, ये हो गया, देख लीजिए, जस्ट मिनट, इसको आप ऐसे भी नहीं, R क्या हो गया आपका, ये हो गया, XL आपने क्या मान लिया, ऊपर मान लो, सपोज करो 90 डिग्री पे, ये XL हो गया, तो ये क्या हो गया आपका Z, और ये क्या हो गया आपका फाई। तो यहाँ से मेरे को देख के बताओ, पाइथागोरस थ्योरम लगा के बताओ, OAB, OB का स्क्वायर किसके बराबर है, OA का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो OB को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर द रूट OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, सिंपल। ठीक है, तो OA की वैल्यू क्या है R, AB की वैल्यू क्या है XL, तो OB क्या है अपने पास Z, ध्यान से देखिए, तो क्या वैल्यू आ गई, अंडर द रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, XL किसके बराबर होता है, ओमेगा L प्लस ओमेगा L का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया ओम्स। ओम्स को ऐसे नहीं, इसको काट दीजिए, जस्ट अ मिनट, ओम्स का सिंबल होता है ये, राइट। तो Z आपकी क्या होगी, इम्पीडेंस, राइट, तो हम इसको इम्पीडेंस मिल गई हमें। तो Z इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का मतलब क्या हुआ, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस का मतलब ये हुआ, हमने सर्किट क्या लिया था, जस्ट अ मिनट, हमने अपना इंडक्टिव सर्किट अभी क्या लिया था, रेजिस्टर लगाया था, और सीरीज में क्या लगाता था, इंडक्टर लगा दिया था, और इसको हमने किस में डाला था, एक AC सर्किट में ऐसे डाला था, इसमें करंट आई फ्लो कर रहा था, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इक्विवेलेंट इम्पीडेंस अगर हम लगा देंगे तो ऐसे, और सिंपल वो Z से रिप्रेजेंट कर देंगे इसको। तो ये पूरे सर्किट को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें किससे, Z इक्विवेलेंट से, तो हम इम्पीडेंस ट्राइंगल को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने इम्पीडेंस ट्राइंगल को यूज़ किया है यहाँ पे। अच्छा, उसके अलावा tan फाई, टेंजेंट थीटा बताओ मेरे को कैसे निकालोगे, इस ट्राइंगल को देख के बताओ। टेंजेंट फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर बटा बेस, परपेंडिकुलर क्या आपका BA बटा बेस क्या आपका OA, तो BA की वैल्यू क्या है आपके पास, XL बटा R, तो फाई अगर आपको निकालना है, तो फाई निकालना है, तो इस तरफ अगर आप tan को लेके जाओगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, तो tan इनवर्स क्या आ जाएगा, tan इनवर्स XL बटा R। ठीक है, तो ये आपका होगा क्या, फाई, राइट। तो आज हमने ये बेसिक रजिस्टर और इंडक्टर के ऊपर हमने AC सर्किट्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की चीज़ों को, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपेसिटेंस को लेके आएंगे और फिर RLC सर्किट एक्सप्लेन करेंगे, राइट। थैंक यू।